हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। हायर ऑर्डर लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर पी एंड क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण। यूनिट सेकेंड में हम इतने पढ़ चुके हैं और यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ये अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने वो पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब आ रहा है, वहां पर क्लिक करके आप मेरे पुराने वीडियो लेक्चर देख लेना। बाद में ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, रैखिक अवकल समीकरण, जो उच्च घात की रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है, इससे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, इस अवकल समीकरण को हम उच्च घात की रैखिक अवकल समीकरण बोलते हैं। कैसे? ये अभी अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर जो आपके पास P1, P2 और P3 डॉट डॉट Pn इंटू Q ये हैं, ये आपके पास अचर या x के फलन भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ हम लिख देंगे ये P, P2 डॉट 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 Pn और Q ये क्या है? अचर या x के फंक्शन है कोई। तो ये क्या है? n घात की रैखिक अवकल समीकरण। एक और आप कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लो कि रैखिक अवकल समीकरण होती है, उसकी जो डिग्री होती है वो एक होती है। देखिए कैसे, यहाँ आप देखो डी n का n कोटि की अवकल समीकरण है, लेकिन यहाँ इसकी पावर कितनी है? एक। तो ये क्या हो जाएगी? रैखिक अवकल समीकरण। यहाँ आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दो कि यहाँ पर भी देखो इसकी भी पावर कितनी है? एक। सभी डेरिवेटिव की पावर कितनी होती है? एक। या उसको आप क्या बोल सकते हो? डिग्री कितनी होती है? एक। यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ y की भी डिग्री क्या है? एक। एक मान सकते हैं अपन। y की पावर कितनी है? एक। अगर आपके पास y क्या हो गई? y स्क्वायर आ गया, तो ये आपके पास रैखिक अवकल समीकरण नहीं रही। आपने समझ लिया कि रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है। ये रैखिक अवकल समीकरण किसमें है? n कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, बट नॉट ये विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली नहीं है। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी? जब आपके पास P1, P2, Pn क्यों नहीं आएगा इसमें? P1, P2 और डॉट डॉट Pn आपके पास क्या हो? सभी अचर हो। तो आपके पास वो अवकल समीकरण कौन सी हो जाएगी? अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण समझ में आया होगा। जहां आपको जो P1, P2 डॉट डॉट Pn दी गई हैं, ये यदि आपके पास कांस्टेंट हो जाए तो ये क्या हो जाएगी? अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। ध्यान से समझो, यहाँ Q Q कुछ भी हो सकता है। यहाँ Q आपके पास x का फलन भी हो सकता है। तो x का फलन हो गया तो भी आपके पास वो क्या हो जाएगी? अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये आपके लिए क्या है? थोड़ा खतरनाक है। क्योंकि आप क्या पता आप Q को क्या मान लो? कांस्टेंट। यदि आपके पास Q कांस्टेंट नहीं है, सर ने बताया था कि भाई सभी टर्म्स क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो Q कांस्टेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगी? अचर गुणांकों वाली नहीं होगी। तो ये आप गलती मत करना। Q अचर हो भी सकता है और नहीं भी होगा, तो भी आपके पास वो क्या हो जाएगी? अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। तो यहाँ हम क्या मानते हैं? जब P1, P2 डॉट डॉट Pn अचर हैं, तो इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण बन जाएगी। तो देखिए, रैखिक अवकल समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? देखिए, जनरल फॉर्मेट, व्यापक रूप, किसका हम व्यापक रूप पढ़ रहे हैं? अचर गुणांकों वाली उच्च कोटि की रैखिक अवकल समीकरण का। तो देखिए, इसका व्यापक रूप होता है d की पावर n बाई d बाई
डी एक्स की पावर एन प्लस क्या मान लेते हैं इसको, जो P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn था उसको हम अचर गुणांक वाले मान लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए P1 डी की पावर n माइनस वन बाई क्या आएगा डी की पावर x n माइनस वन प्लस डॉट 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 Pn y बराबर क्या आएगा q। और अब हम समझते हैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये है कि अवकल संकारक, अवकल संकारक इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑपरेटर। डेरिवेटिव ऑपरेटर देखिए, आपके पास जो डी वाई होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, और आपके पास जो डी टू बाई वाई होता है उसको हम लिखते हैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डी की पावर एन को हम क्या लिखते हैं, डी की पावर एन को हम क्या लिखते हैं डी की पावर एन बटा डी एक्स की पावर एन इंटू वाई। ये आपके पास क्या होते हैं, ये अवकल संकारक होते हैं, इनको आप ध्यान देख लेना ये। और या मोटे तौर पर हम ये समझते हैं कि d बराबर होता है d बाई डी एक्स, और इसकी कितनी भी पावर हो आप बढ़ा सकते हो। यहाँ 2 है तो ये क्या हो जाएगी 2, और यहाँ आपके पास की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगी 3। ये क्या होते हैं अवकल संकारक होते हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए जब हम इसको अवकल संकारकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये क्या आएगा आपके पास d की पावर n और y प्लस ये आएगा आपके पास P1 और ये आएगा d की पावर n माइनस वन इंटू वाई प्लस डॉट 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 Pn y बराबर आएगा आपके पास q। और यहाँ से आप y कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा d की पावर n प्लस P1 d की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 Pn और इंटू v बराबर आपके पास आएगा q। अब यहाँ ध्यान से देखो तो P1 P प्लस P2 P3 ये आपके पास क्या है कांस्टेंट, तो ये किस में फंक्शन हो जाएगा d में फंक्शन है, तो ये d में फंक्शन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं f ऑफ d बराबर आएगा आपके पास इंटू v बराबर आएगा आपके पास q। ये होती है आपके अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण का जनरल फॉर्म, या इसको बोलते हैं आप व्यापक रूप। ये क्या है इसका व्यापक रूप। फिर हम एक और समझते हैं यहाँ इसकी सहायक समीकरण क्या होती है, सहायक समीकरण इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं d की जगह हम रखते हैं m और y की जगह रखते हैं हम 1 और q की जगह हम रखते हैं 0, तो आपके पास क्या हो जाएगी उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास व्यापक समीकरण है, इस व्यापक समीकरण में d की जगह m रखो, y की जगह 1 रखो और q की जगह 0 रख के आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगी व्यापक समीकरण। तो ये आएगी आपके पास f ऑफ m बराबर आपके पास क्या आएगी 0। और अन्य रूप आपने यहाँ ये इक्वेशन बराबर क्या था q, ये भी फॉर्मेट था, तो आपने एफ डी के फलन ये लिस्ट प्रकार भी आप लिख सकते हो कि d की पावर n थी तो m की पावर आपके पास क्या आएगी n प्लस p की पावर p1 m की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 Pn बराबर क्या आएगी 0। ये भी क्या है आपके पास, ये भी इक्वेशन आपके पास क्या है सहायक समीकरण, क्योंकि हमने इसी को तो ये माना था FD, तो ये भी आपके पास क्या होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखिए अब हम इसका क्या निकालते हैं हल, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण का हल। देखिए हल इस अवकल समीकरण का किस प्रकार से आता है, ध्यान से आप समझते रहिए, कुछ सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। देखिए
हम लिख देते हैं इसका जनरल फॉर्म ये होता है एफ डी बाई वाई बराबर होता है क्यू। ये आपके पास क्या होता है इसका जनरल फॉर्म। इस इक्वेशन का आपके पास हल क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। इसका जो हल आता है वो आता है y बराबर सी एफ प्लस आपके पास आता है पी आई। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बस इस आपकी यूनिट में सिर्फ आपको सी एफ और पी आई ज्ञात करने होते हैं, फिर उसका ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा हल। आपको इस प्रकार की इक्वेशन दी हो गई, आपको यहाँ एफ डी वाई और इंटू क्यू में जो कोई भी फंक्शन दिया जाएगा और फिर आपको सी एफ और पी आई निकालना होता है। देखिए हम समझ लेते हैं कि सी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब पूरक फलन। और ये होता है पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब विशेष या विशिष्ट समाकल। विशिष्ट समाकल ये आपके पास सी एफ और पी आई के क्या आगे हल। देखिए विशिष्ट समाकल हम जो निकालेंगे उसमें विशिष्ट समाकल क्या होता है कि जो व्यापक आपके व्यापक हल आया है उसके व्यापक हल होता है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है हमारे पास कांस्टेंट सी आता है। लेकिन विशिष्ट हल में कांस्टेंट सी नहीं आएगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब हम निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम सी एफ ज्ञात करना सीखेंगे, फिर आपके पास क्या ज्ञात करना सीखेंगे पी आई। तो देखिए सी एफ ज्ञात कैसे करते हैं, सी एफ ज्ञात करना। आज हम इसमें सी एफ ज्ञात करना पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पी आई ज्ञात करना, कैसे हम पी आई ज्ञात करते हैं। इसके 2-3 वीडियो लेक्चर बनेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड है, फिर आपको इसमें शॉर्ट मेथड भी है, इसमें जनरल मेथड भी है। तो आप मेरे साथ वीडियो लेक्चर को देखते रहिएगा तो आपको ये पी आई आसानी से समझ में आएगा। वैसे ये बहुत डिफ़िकल्ट है। देखिए हम सी एफ ज्ञात करना, सी एफ ज्ञात करना तो आपके पास इसके भी कुछ रूल है। तो देखिए अब हम इसमें एक नोट पढ़ते हैं। जब आपके पास Q बराबर क्या हो 0, Q बराबर 0 होगा तो आपके पास PI भी क्या आएगा 0 आएगा। Q 0 हो तो PI का क्या आएगा 0। तो सिर्फ आपको क्या निकालना होता है CF। इस इक्वेशन में जब आपके पास Q 0 हो तो आपको सिर्फ क्या निकालना होता है CF। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी आसान है। तो देखिए CF ज्ञात करना, तो सबसे पहले आपको क्या दी जाएगी क्वेश्चन नंबर एफ डी वाई बराबर क्या होती है Q। तो हम इसका CF निकाल रहे हैं, तो CF आता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने क्या मानी थी कि m की पावर n प्लस P1 m की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट p की Pn बराबर 0। ये क्या है हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या मान ज्ञात करेंगे CF का। तो देखिए इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के आधार पर ही आपका क्या आ जाएगा CF। तो इस mn की इक्वेशन है, mn पावर की इक्वेशन है, तो इसके रूट्स भी क्या आएंगे n रूट्स आएंगे, मतलब n मूल आएंगे इसके। तो देखिए कुछ नियम है, उसके आधार पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपके पास केस है, जब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या हो रियल हो एंड डिफरेंट, मतलब भिन्न भिन्न हो, वास्तविक हो और भिन्न भिन्न हो। तो देखिए जब मूल वास्तविक और भिन्न हो, जैसे m बराबर m1 m2 डॉट mn। m के कितने रूट आ गए n आ गए, लेकिन वो सभी क्या है डिफरेंट है। तो इसका CF क्या आएगा आपके पास, CF आएगा
C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके आपके पास क्या आएंगे n। तो ये आप ध्यान रखना, जब आपके पास मूल क्या हो, वास्तविक हो और कितने हो, भिन्न भिन्न हो, तो आपके पास जो CF आएगा वो इस रूप में आएगा। ये m1 क्या है, ये मूल है एक, m2 भी क्या है, यहाँ एक मूल है, C1 C2 क्या है आपके पास अचर। तो देखिए केस नंबर सेकंड, CF बहुत आसान है, आप थोड़ा सा समझ ले। जब मूल क्या हो, वास्तविक हो और क्या हो, समान हो, मूल क्या होने चाहिए, रियल और इक्वल होने चाहिए, तब आपके पास जो, जैसे मान लेते हैं हम m बराबर आपके पास दो मूल आए हैं, m1 बराबर आया है m2 और फिर आपके m3 डॉट डॉट mm, मतलब आपके पास दो रूट्स क्या आ गए, समान, m1 और m2 समान आ गए, फिर m3, फिर इस प्रकार से। तो देखिए आपके पास जो CF आएगा वो इस प्रकार आएगा कि C1 प्लस C2x और क्या आएगा e की पावर ये m1 m2 बराबर है, तो आप इसको मान लेते हैं अपन p के बराबर मान लेते हैं, मतलब m1 और m2 किसी p के बराबर है, तो ये क्या आएगा आपके पास px प्लस आपके पास आएगा 3 e की पावर m3x। ये रूट अलग अलग है तो ये आपके पास ये आ जाएगा। एक तो कंडीशन ये हो सकती है। फिर आपके पास क्या पता है, रूट्स m माना m1 बराबर m2 बराबर आपके पास 3, मतलब तीन रूट आपके सामने एक समान हो, तो आपके पास जो CF आएगी वो इस प्रकार आएगी कि C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर आएगा e की पावर, इसको मान लेते हैं अपन p, तो ये आएगा आपके पास px। ये आप थोड़ा सा ये केस सेकंड थोड़ा सा आप समझ लो, जब आपके पास रियल हो और क्या हो, समान हो, दो समान हो तो आपको इस प्रकार लिखने हैं, यदि आपके पास तीन समान मिल जाए तो आपको इस प्रकार से लिखने हैं। देखिए आगे हम केस नंबर 3 पढ़ते हैं। केस नंबर 3 की हम बात करते हैं, जब मूल क्या हो, काल्पनिक और भिन्न हो, मूल काल्पनिक और भिन्न हो। देखिए हम मान लेते हैं पहला m1 आया है आपके पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा और दूसरा m2 आया है आपके पास अल्फा माइनस आयोटा बीटा। देखो आप दोनों आपके पास रूट क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसका जो आपके पास CF आएगा वो इस प्रकार होगा कि e की पावर अल्फा x, इधर बचेगा आपके पास C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, बीटा x भी आएगा, साइन बीटा x, ये आपके पास आ गया CF। जब आपके पास मूल काल्पनिक हो और भिन्न भिन्न हो तब आपके पास जो CF आएगा e की पावर अल्फा x, फिर अंदर C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। यहाँ आपके पास मैंने दो रूट लिए हैं, इसके अलावा आपके पास और भी रूट सकते हैं, यहाँ अल्फा और बीटा के मान चेंज होके आपके पास कई रूट आ सकते हैं, तो फिर आप उसको C1 C2 फिर C3 C4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। फिर कंडीशन नंबर 4 या केस नंबर 4 आपके पास आता है कि जब मूल काल्पनिक हो और इक्वल हो तो आपके पास क्या कंडीशन बन सकती है। देखिए हम मान लेते हैं आपके पास क्या आ गया कि m1 आपके पास आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा और m2 भी आपके पास आ गया जाहिर सी बात है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और आपके पास आ गया m2 आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा और
M3 आ गया आपके पास अल्फा माइनस आटा बीटा, और M4 आ गया आपके पास अल्फा माइनस आटा बीटा। ये आपके पास 4 रूट हैं, जिसमें 2 आपके पास रूट क्या है, 2 रूट्स आपके पास क्या है समान, और 2 क्या है थोड़े भिन्न। तो आपके पास जो CF आएगा वो इस प्रकार आएगा। जो समान है उसको हम किस प्रकार लिखते हैं, देखिए e की पावर अल्फ़ा x तो लिखते हैं, लेकिन अंदर आपके पास क्या आएगा C1 प्लस C1 और C2 x cos बीटा x प्लस आपके पास जो आएगा C4 प्लस C5 x इंटू साइन बीटा x। ये आपके पास जब क्या हो, 2 रूट्स इक्वल हो, तब आपके पास जो CF आएगा e की पावर अल्फा x C1 प्लस C2 कोष्टक cos बीटा x C4 प्लस C5 x इंटू साइन बीटा x। ये आप ध्यान रखना, ये 4th कंडीशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा याद कर लेना। अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल, जिसे आपको ये जो मैंने आपको 4 फॉर्मेट मतलब 4 केस बताए हैं, ये आपको आसानी से क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। देखिए ये आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 इंटू वाई बराबर 0, या डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 वाई इंटू बराबर 0। ये आपके सामने क्या है, 2 एग्जाम्पल है। हमने यहाँ क्यू बराबर क्या लिया है, 0 माना है, तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ CF पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो आपके पास टॉपिक आएगा PI, तो उसमें भी आपको CF ज्ञात करना आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास CF भी आएगा और PI आएगा, तो फिर CF ज्ञात करेंगे तो आपको ये आसानी से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, मैं आपको बताया था क्या बनेगी, डी की जगह हम क्या रखते हैं m, तो ये आएगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2, y की जगह 1 रखते हैं, बराबर क्या आएगा 0। ये आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, m के मान निकालते हैं। तो देखिए क्यूब वाली इक्वेशन है, उसमें आपको ये देख m की जगह आपको रखना पड़ेगा कि प्लस 1 रखो या माइनस 1 रखो, फिर प्लस 2 रखो, फिर माइनस 2 रखो, फिर प्लस 3, ऐसे करके आप चेक करो कि ये सेटिस्फाइड हो रही है। इसमें आपको क्या करना है, m की जगह 1 रखना है। तो देखिए 1 रखेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा माइनस 3, मतलब 1 माइनस 3 प्लस आएगा आपके पास 4, फिर आएगा माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 या 5 सेटिस्फाई हो रही है। तो मतलब 1 आपके पास रूट क्या आएगा, m बराबर 1 आएगा, तो हम उसको किस प्रकार लिखते हैं, m माइनस 1। एक रूट्स आपके पास आ गया m माइनस 1, मतलब एक फैक्टर आपके पास m माइनस 1 आ गया, तो उसका दूसरा फैक्टर आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे, जैसे आपके पास 50 है, इसका एक फैक्टर आपके पास 5 आ गया, तो उसका आप दूसरा फैक्टर ज्ञात नहीं कर सकते क्या, तो इसमें आप भाग दे दोगे, 5 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 10 बार, तो आपके पास जो दूसरा फैक्टर आएगा वो क्या आएगा 10। तो इस प्रकार से आप इसमें क्या लगाओगे, भाग लगाओगे। तो देखिए m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2, इसमें जब आप किसका भाग लगाओगे, m माइनस 1, ये 10th क्लास का कंसेप्ट है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, m क्यूब निकालने के लिए हम इसका गुणा करेंगे m स्क्वायर का, तो यहाँ क्या हो जाएगा m क्यूब माइनस आएगा आपके पास से m स्क्वायर। देखिए इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 माइनस 3m स्क्वायर से m स्क्वायर। देखिए आप यहाँ गलती कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ इस माइनस को देख के, ये आपके लिए क्या है, डेंजरस जोन है, ये खतरनाक है आपके लिए। अब माइनस दे के आप क्या करोगे, इसको माइनस 4m स्क्वायर लिख दोगे, तो ये आपके लिए क्या है, गलत है। तो आपको ये माइनस नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, ये प्लस, आपने जो चेंज किया है वो। तो आपके पास ये आएगा माइनस 2m स्क्वायर और प्लस बचेगा आपके पास 4m माइनस 2। अब देखिए अब आपको क्या बनाना है, माइनस 2m स्क्वायर, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस से और
2m से, तो -2m का जब इसमें गुणा करोगे तो क्या आपके पास क्या आएगा, -2m², माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आपके पास आएगा 2m बटा आपके पास ये हो जाएगा प्लस का, तब ये कैंसिल और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का, और 4m प्लस से -2m गया तो आपके पास बचेगा 2m और ये 2। अब आपको क्या बनाना है 2m, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, +2 से, तो आपके पास क्या आएगा 2m और फिर अंदर गुणा होगा तो -2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास शेष क्या बचा 0। तो इसका क्या आ गया आपके पास, ये एक फैक्टर आपके पास ये आ गया और एक फैक्टर ये आ गया, तो एक फैक्टर आया आपके पास m² - 2m + 2 बराबर आ गया 0। ये है आपके पास द्विघात अवकल समीकरण। इसको हल करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसको आपको हल कैसे करना है। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है कि जैसे इस प्रकार की कोई आपको क्वेश्चन मिल गई, ax² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात अवकल समीकरण है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x के मान आएंगे -b ± √b² - 4ac/2a, ये आपके पास क्या आएंगे x के मान। तो देखिए यहाँ आपके पास m² - 2m + 2 है, तो a क्या है आपके पास 1, तो यहाँ m के मान आएंगे क्योंकि m है तो m आएगा -b, यहाँ b का मान कितना है -2 ऑलरेडी है, तो ये प्लस आएगा 2 और प्लस माइनस √b² मतलब 2m का स्क्वायर आएगा आपके पास 4 - 4, एक कितना है आपके पास 1 और c कितना है 2, तो ये c आपके पास कितना है 2 और बट्टे आपके पास क्या आएगा 2, ये कितना है 1। इसको जब आगे सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास 2 ± 4 में से 4 गए तो आपके पास क्या बचेगा माइनस, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा -8, ये आ जाएगा 4, तो ये आपके पास -4 बचेंगे, नीचे आपके पास बचेगा 2, ये इसको मान लेते हैं -4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √4 और √ आटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 और 2 से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास जो बचेगा m बराबर आएगा 1 ± आयटा ± आयटा ही बचेगा आपके पास। ये आपके पास m के मान आ गए, तो देखिए एक आ गया m बराबर 1, एक आ गया आपके पास m बराबर 1 + आयटा और दूसरा m बराबर आ गया आपके पास 1 - आयटा। ये आपके पास क्या आ गए m के मान। फिर हम इसका जानते हैं कि आपके पास तीनों डिफरेंट है, तो इसका जो CF आएगा C1 e⁻1 मतलब x प्लस, ये काल्पनिक है लेकिन दोनों क्या है डिफरेंट है, तो इसका हम मान जानते हैं कि क्या आता है e⁻⁴x, अल्फ़ा यहाँ क्या है, ये क्या है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना है 1, तो ये आ जाएगा x, कोष्टक होता है C1 तो मान लिया हमने, तो ये आ गया C2 और क्या आएगा cos βx, बीटा कितना है आयोटा, आयोटा मतलब बीटा कितना है आयोटा बीटा आता है, तो ये कितना है आपके पास 1, तो ये आएगा cos x प्लस sin x C3 sin x, ये आपके पास क्या आ गया इसका CF। देखिए आपके पास हमने जो ये एग्जाम्पल है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी m² - 2m + 1 बराबर 0, ये आपके पास क्या है इस अवकल समीकरण की ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब सहायक समीकरण। तो इसके रूट्स कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आप श्रीधर आचार्य सूत्र लगा कर भी कर सकते हैं यार, एक और फॉर्मूला जिसकी ट्रिक है तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ अगर प्लस है तो अपन क्या लाएंगे जोड़ कर लाएंगे, और यदि यहाँ माइनस है तो अपन क्या लाएंगे घटा कर लाएंगे। तो लेकिन हमारे पास क्या है प्लस का, तो अपन क्या लाएंगे जोड़ कर, और 1 बट्टा जो ये होता है इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई,
तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, 1m²। तो देखिए हम इस बीच वाले ये टर्म्स है, इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि 1m² आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने पर आपके पास -2m होना चाहिए। तो देखिए माइनस m, तो देखिए इसको जब आपस में आप गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 1m² आएगा, और इसको जब आप जोड़ोगे दोनों को तो आपके पास क्या आएगा, 2m आ गया। देखो 2m और गुणा करने पर 1m²। तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये टर्म सही है तो हम लिख सकते हैं m² -m + 1 = 0। ये जोड़ने पर आया क्योंकि -m दोनों जोड़े हैं तो यहाँ प्लस है, फिर इसका जब गुणा करते हैं दोनों टर्म्स का तो ये आपके पास 1 + m² आ रहा है। तो यहाँ m कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा m-1, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा m-1 = 0। तो m-1 × m-1 = 0, तो m का मान आ गया 1:1। मतलब ये वास्तविक है और इक्वल है, मतलब केस नंबर सेकंड लगेगा आपके पास। तो इसका जब CF निकालोगे तो क्या आएगा, CF ये सेकंड केस का है तो आपके पास आएगा C1 + C2x × e⁻, क्या आता है mx, m क्या है 1 और x, ये आपके पास क्या आ गया, इस अवकल समीकरण का CF। तो फाइनली आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।